हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पीसीएस द्वारा कराया गया जब 2018 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करेंगे। जो ऑफ़िशियल आंसर की के साथ आई है, उस पेपर को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बता दे रहा है ये सीरीज़ आपको डी सीरीज़ दी गई है। कौन-सी सीरीज़ है? डी सीरीज़ है। डी सीरीज़ को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका देखिए सामान्य अध्ययन का पहला पेपर है, आप जिसे कहते हैं जीएस 1 का पेपर होता है। इसका समय अवधि की बात की जाए तो इसका समय अवधि होता है 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। कितना? 150 क्वेश्चन करने रहते हैं। उसके साथ ही साथ आपको बता दें जाए तो इसके जो पूर्णांक होता है यानी आप कह सकते हैं जो 150 क्वेश्चन के टोटल नंबर होते हैं वो होते हैं 200 नंबर। कितना होता है? 150 प्रश्नों के उत्तर आपको 200 अंक में रहते हैं। इस प्रकार उसके बाद आगे देखते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ आपको आपका रोल नंबर जो होता है अंकों में लिखना होता है। आपको 6 अंक में आपका रोल नंबर दिया रहता है, यहाँ शब्दों में लिखना रहता है। इस तरह आपका ये आपको भरना रहता है। आपको बताया गया फिर उसमें काले बाल पॉइंट पेन का आपको काले पेन का इस्तेमाल करना होता है। आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँगे तो काले आपको यहाँ सीधा लिखा गया काले बाल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करना है। उत्तर देने से पहले आपको ये बताया गया कि जो भी इसमें निर्देशन दिए गए हैं उसको सावधानी से पढ़िएगा। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ सीधा चलते हैं। आज का देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है नीचे 2 कथन दिए गए हैं। आपको पूछा जा इसमें बताया जा रहा है नीचे 2 कथन दिए गए जो कथन ए होगा तथा कारण आर होगा। देखते हैं कथन और कारण क्या कह रहे हैं। कथन ए में कहा गया है मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया है। आपको कथन में कह रहा है मध्यकाल में जो है संस्कृत में लिखी गई थी कितने अनेक पुस्तकें संगीत के ऊपर। और कारण बताया जा रहा है क्यों लिखा गया था। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं जिन्हें जिन्हें समा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? समा कहा जाता है के शौकीन थे। नीचे दिए गए उत्तरों का उत्तर चुनिए। आपको इन जो कथन है कारण की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके सामने आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उन ऑप्शनों को एक बार देखते हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं तथा कारण आर कथन ए की व्याख्या कर रहा है। और दूसरा दिए कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु जो कथन आर है कथन ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। और तीसरा दिए कथन सही है परंतु कारण गलत है। और चौथा दिए गए आपको कथन गलत है आपका परंतु कारण सही है। इसका उत्तर देखा जाए तो इसका ऑप्शन बी सही होता है। ए और आर दोनों सही है। आप कह सकते हैं कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कथन है वो कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। व्याख्या क्यों नहीं कर रहा है इसमें देख लीजिए। व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा है इसमें अगर जैसे देखिए आपको बताया गया है कथन में बता रहे हैं ना जो मध्यकाल में संगीत पर पुस्तकें संस्कृत में लिखी जाती थी। अगर जो कारण में अगर किसी भी संस्कृत में पुस्तक या कोई भी पुस्तक का ज़िक्र कर दिया गया होता तो आपका कह सकते हैं कि वो कारण बता रहा था। इस वजह से इसमें कारण जब नहीं स्पष्ट कर रहा है इस वजह से इसका ये वाला बाकी ऑप्शन ये दोनों जैसे कह सकते हैं कथन और कारण दोनों सही लेकिन स्पष्टीकरण के लिए अगर इस कारण में अगर कोई पुस्तक का नाम लिख दिया होता तब ये एकदम पूरा दोनों व्याख्या करते हैं। जबकि ये इसमें कोई पुस्तक का ज़िक्र नहीं किया गया इस वजह से ये व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन बी वाला सही होगा कथन कारण दोनों सही लेकिन आर एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है पुष्यमित्र शुंग कौन है? पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में किस लेख में मिलते हैं? आपको बताना है जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने जो 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे उसका वर्णन किस में लिखा गया है? सारनाथ लेख में लिखा गया है या बेसनगर लेख में लिखा गया है या अयोध्या लेख में लिखा गया है, हाथी गुम्फा लेख में लिखा गया है? इनमें से बताना है किस में लिखा गया है। इसका सही उत्तर होता है देखा जाए तो अयोध्या लेख में जो होता है पुष्यमित्र सिंह ने 2 अश्वयज्ञ कराए थे इसके बारे में ज़िक्र मिलता है। अगर पुष्यमित्र की बात की जाए तो ये देखा जाए तो जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे बृहद्रथ की हत्या करने के बाद उन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। ये थे पुष्यमित्र शुंग थे इन्होंने। इनका ज़िक्र का जो दोनों 2 अश्वयज्ञ कराए थे इनका कहाँ उल्लेख है? अयोध्या लेख में। कौन से? अयोध्या लेख में इसका उल्लेख है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखिए मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला आपको बताना है चकला क्या होता है? शब्द का प्रयोग किया गया है। आपको वो पूछा जा रहा है कि मध्यकालीन इतिहास में जब जो चकला शब्द था उसका क्या शाब्दिक अर्थ होता था? नंबर 1 परगना के समानार्थी था, दूसरा सरकार का समानार्थी था, तीसरा जो होता था सूबा और परगना के बीच की क्षेत्र इकाई थी, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था और चौथा लिखा गया उपरलिखित में से कोई भी नहीं। इनमें से बताना है चारों में से कौन-सा सही होगा? चकला शब्द देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास में इसका क्या तात्पर्य था? इसका मध्यकालीन इतिहास में तात्पर्य था कि सूबा और जो परगना के बीच का क्षेत्रीय इकाई था वही था। ये सूबा और जो परगना क्षेत्र था उसके बीच की इकाई था लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं था। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन-सा? सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? अगला क्वेश्चन दिख रहा है सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? आपको पूछा जा रहा है कि जो सुरक्षा के लिए मराठे जो थे, मराठे लोग में जो राजस्व का दावा किया था कौन सी प्रणाली थी? इन चारों में से कौन सी प्रणाली अपनाई थी? नंबर 1 सरदेशमुखी, नंबर 2 चौथ, नंबर 3 अबवाब और चौथा जमादानी। क्या था? चौथा जमादानी। इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसमें जो चौथ प्रथा थी ये इनका सही ऑप्शन था। इसका चौथ जो चौथ है ये सही होता था।
राजस्व के दावों को उन्होंने चौथ प्रणाली अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन बात कीजिए, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल, आपको क्या पूछा है? खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? जो दिल्ली का पुराना किला है उसके सामने जो होता है खैरुल मंजिल है, एक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है हमीदा बानो बेगम, दूसरा सलीमा सुल्तान, तीसरा जीजी अंगा और चौथा दिया माहम अंगना। इनमें से बताना है आपको कौन सा सही होता है। इसका जो सही उत्तर होता है ये माहम अंगना जो होता है इनका ये सही होता है, इन्होंने बनवाया था। माहम अंगना की बात की जाए तो ये जो होती है अकबर की माता थी। कौन थी? अकबर की धाय माता। ये अकबर की माता भी इनको कहा जाता है, धाय माता थी। हामिद बानो बेगम, सलीमा सुल्तान, जीजी अंगा इसका और माहम अगना में इसमें देखा जाए तो जो चौथा ऑप्शन है माहम अगमा इसका सही उत्तर होते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा माहम अगमा, उन्होंने खैरुल मंजिल का निर्माण करवाया था। खैरुल मंजिल जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? दिल्ली में है। और दिल्ली में कहाँ पे है? पुराना जो किला है उसके सामने है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। अक्सर क्या होता है कि एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा है, कई बार ये क्वेश्चन आते रहते हैं तो दिमाग में वही बैठ जाता है। इसी वजह से हम लोग जल्दबाजी में देख लेते हैं कि इसमें जैसे ये लिखा कि कौन सा सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान नहीं जाएगा। इस वजह से क्वेश्चन को बहुत सतर्कता से और स्थले से देखना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर एग्जाम में लेना नहीं है। इस वजह जितना ही आप काम डाउन रहेंगे उतना ही आप एग्जाम देने में ज़्यादा कंफर्ट रहेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन सही करने में सही कर सकेंगे। आपको पूछा गया है कि स्थान बताना है, उसका नेतृत्व किसने किया है? पहले दिया है संबलपुर, उनके सामने उसके नेतृत्वकर्ता में दिया गया है सुरेंद्र शाही। और दूसरा स्थान दिया गंजाम, कौन दिया? गंजाम, उनके सामने दिया राधाकृष्ण दंडसेन। कौन थे? राधाकृष्ण दंडसेन। और तीसरा ऑप्शन दिया गया कश्मीर के सामने गुलाब सिंह दिए गए हैं और लखनऊ के सामने लियाकत अली दी है। इनमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखा जाए तो जो संबलपुर था उसका नेतृत्व वहाँ से कौन कर रहा था? सुरेंद्र शाही थे, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा दिया गया है गंजाम, गंजाम का नेतृत्व वहाँ से कौन कर रहा है? राधाकृष्ण दंडसेन, ये भी ऑप्शन सही है। 80 की बात कीजिए, जो कश्मीर है, कश्मीर में वहाँ उनका नेतृत्व कौन कर रहा था? गुलाब सिंह, ये भी सही है। अब जो बचता है लास्ट वाला, ये आपका सही नहीं है, ये आपका गलत है। आपका जो पूछा कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका डी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। लखनऊ में लियाकत अली नहीं कर रहे थे। लखनऊ की अगर बात की जाए तो लखनऊ में अगर देखा जाए तो कौन के? बेगम हज़रत महल कौन कर रही थी? बेगम हज़रत महल, बेगम हज़रत महल, हज़रत महल ये नेतृत्व कर रहे थे लखनऊ में। और लियाकत अली जो थे ये इलाहाबाद का नेतृत्व कर रहे थे। कहाँ का? इलाहाबाद। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है उसका नेतृत्व कर रहे थे। इसका डी वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि लखनऊ का जो नेतृत्व कर रही थी बेगम हज़रत महल। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी समय पे देखा जाए तो लखनऊ का नेतृत्व कर रही थी बेगम हज़रत महल और इलाहाबाद के नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित नहीं? इसमें भी पूछा गया है कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है। पहले रियासत दिया है और उसके सामने शासक दिया है कि कौन इसका शासक है। पहले दिए गए हैं रियासत के सामने आप नीचे पढ़ लेते हैं, देवगिरी दिए गए, वारंगल दिए गए, होयसल दिए गए हैं, मदुरा दिए गए हैं। और शासक के नीचे दिए गए हैं शंकर दिए गए हैं, रामचंद्र देव दिए गए हैं, वीर बल्लाल दिए गए और वीर पांड्या दिए गए हैं। इनमें से बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखा जाए तो जो देवगिरी है, जब इस पे अलाउद्दीन खिलजी शासक करते हैं या अलाउद्दीन जब खिलजी इस पे आक्रमण करते हैं देवगिरी पे, उसमें उस समय राजा चंद कौन थे? राजा उस समय थे रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात देखा जाए तो जो उनके बेटे हैं, ये शंकरदेव जो हैं उनके बेटे हैं। इस वजह से जो देवगिरी है, ये इसका सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन देखा जाए तो सुमेलित नहीं है, आपसे पूछा गया इसमें सुमेलित कौन-सा नहीं है। बाकी वारंगल देखा जाए तो रामचंद्र देव थे, उसके होयसल के जो शासक थे, वीर बल्लाल थे। कौन थे? वीर बल्लाल। और मदुरा के शासक की बात कीजिए तो वीर पांड्य थे। आपका तीनों ऑप्शन सही है। बी, सी, डी ये तीनों सही है। बाकी जो ए वाला है, देवगिरी के उस समय शासक थे रामचंद्र देव थे, न कि शंकर देव थे। रामचंद्र देव की मृत्यु के पश्चात ही तब वे आक्रमण करते हैं। देखा जाए तो जब अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में आक्रमण करता है, तब वो देवगिरी पे आक्रमण करता है। उस समय शासक थे रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित के कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है नीचे दिए कोड का सही उत्तर चयन। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से किसका क्रम कैसे है, पहले कौन सा शासक हुआ था, उसके बाद कौन सा, उसके बाद शासक कौन था, ये आपको अरेंज करना है। देखा जाए तो मोहम्मद शाह का शासनकाल देखा जाए तो 1719 से लेके 1748 के बीच ये मोहम्मद शाह का शासनकाल होता है। उसके बाद देखा था जांदार शाह का देखा जाए तो 1712 से लेके 1713 ईस्वी के बीच इनका शासनकाल होता है। कितना? 1712 से 1713। अब बात करते हैं आलमगीर द्वितीय के शासनकाल की बात कीजिए तो आलमगीर द्वितीय के शासनकाल होता है। इनका शासनकाल होता है 1754 से लेके आप कह सकते हैं 1759 ईस्वी तक। कितना? 1759 ईस्वी तक। अहमद शाह के शासनकाल की बात की जाए तो इनका शासनकाल होता है
इनका शासनकाल होता है 1748 से लेके 1754 ईस्वी तक। कितना? 1748 से 1754। अब हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं पहले कौन शासक होता है। देखा जाए तो 1712, ये जो आपका दूसरा ऑप्शन जो होगा जिसमें बी होगा पहला, वो आपका सही जगह। देखा जाए तो इसमें बी पहले ऑप्शन पे कौन है? बी, ये आपका होगा। फिर उसके बाद देखा जाए पहले जहांदार शाह होंगे, उसके बाद मोहम्मद शाह होंगे, उसके बाद बात किया जाए तो होंगे अहमद शाह और अंत में हो गया आलमगीर द्वितीय। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? आपको बताना है कि इन चारों राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे ज़्यादा है। पहला देखिए महाराष्ट्र, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा केरल, चौथा गुजरात। इसके सही भी उत्तर होता है जो उसमें दिए गए सबसे तटरेखा लंबी होती है, जो गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी होती है, जो भारत के पश्चिमी तट पे अवस्थित होता है। देखा जाए तो जो भारत की मैप है, ये आपका दक्षिण ये मैप बन गया है। यहाँ पे देखा जाए तो जो गुजरात का ये एरिया है, ये इसकी जो तटरेखा है ये सबसे ज़्यादा लंबी है। देखा जाए तो भारत के जो तटीय राज्य 9 जो तटीय राज्य हैं, उनमें सबसे अधिक तटरेखा किसकी है? गुजरात राज्य की है। इस वजह से इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण पर जैविक आपदा घोषित की गई? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जैविक आपदा नदी घोषित की गई। पहले देखा यमुना, दूसरा गोमती और तीसरा सई और चौथा तमसा। इसका जो देखा जाए इन चारों में से देखा जाए तो इसमें यमुना नदी को भी जैविक आपदा घोषित की गई है और गोमती नदी को भी जैविक आपदा घोषित की गई है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। इसका बी, ए और बी दोनों हैं। यमुना को भी और गोमती को जैव आपदा प्रदूषण नदी घोषित की गई हैं। ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। लेकिन जो आप कह सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियल आंसर आई थी उसमें गोमती को माना गया है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, इस वजह से इसमें गोमती को माना गया। गोमती की नदी की आपको बता गोमती नदी के किनारे को बताना है कौन-कौन से शहर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर या आप कहते हैं तिरुपति का मंदिर निम्नलिखित पहाड़ों में से किसमें अवस्थित है? नंबर 1 शिवराय में, नंबर 2 बिलिगिरिंगा में और तीसरा दिया गया है जवादी में, चौथा दिया गया मल्लमल्ला में। इसका जो सही उत्तर होता है देखा जाए तो इन चारों में से किसी में नहीं होता है। इसका सही उत्तर होता है शेषाचलम पर्वत जो होता है। कौन-सा? शेषाचलम। शेषाचलम जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे शेषाचलम पर्वत श्रेणी जो होती है, उस पे ये मंदिर अवस्थित है। कौन-सा? वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर जो है, शेषाचलम पर्वत पे है जो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। ये आपका आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश है। ये आपका इसमें देखा जाए तो इसमें शेषाचलम पर्वत सही होता है, जबकि इन चारों में से कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया। इस वजह से इसको देखा जाए तो क्वेश्चन से हटा दिया गया था। इसका सही उत्तर होता है शेषाचलम पर्वत। कौन-सा? शेषाचलम पर्वत श्रेणी में वेंकटेश्वर मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार करता है? नंबर 1 प्लियोसीन का, नंबर 2 पैलियोसीन का, नंबर 3 दिए गए हैं प्लिस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का और चौथा दिए गए है ओलिगोसीन का। इनमें से बताना है कौन सा सही होता है। इसमें देखा जाए तो जो प्लासिटोसीन अथवा अभिनव जमाव होता है, सी वाला ऑप्शन सही होता है, क्योंकि इसके कार्यकाल की बात की जाए तो अगर इसके कार्यकाल की बात की जाए तो इसका कार्यकाल होता है 25,88,000 वर्ष से लेके 11,700 वर्षों के बीच ये होता है। कितना? इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पश्चिमी घाट में नहीं निकलती है? आपको बताना है कि जो इन चारों नदियों में से कौन सा पश्चिमी घाट में से नहीं निकलती है। नंबर 1 गोदावरी, नंबर 2 ताप्ती या तापी और तीसरा कावेरी, चौथा कबाम। इसका सही उत्तर होता है जो ताप्ती होती है, ये पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, वैश्विक गाँव। कौन सा वैश्विक गाँव संकल्पना का विकास आधारित है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा संकल्पना आधारित है। सामाजिक विकास, राजनैतिक विकास, परिवहन एवं संचार विकास और चौथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसका सही उत्तर होता है परिवहन एवं संचार विकास की वजह से वैश्विक गाँव बनाया जाता है। और इसकी अवधारणा की बात की जाए तो इसकी अवधारणा दिए हैं मार्शल। कौन थे? मार्शल मार्शल मैकलुहन मार्शल मैकलुहान कह सकते हैं या मैकलुहन होते हैं। इन्होंने दिया था इसकी अवधारणा, किसकी? वैश्विक गाँव की अवधारणा मार्शल मैकलुहान दिए थे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देगा, निम्नलिखित देशों में किसके प्रति गाय दुग्ध का औसत वार्षिक उत्पादन सर्वाधिक? आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा गाय के दुग्ध का उत्पादन शहर किस देश में सबसे ज़्यादा है? नंबर 1 नीदरलैंड, नंबर 2 ग्रेट ब्रिटेन, नंबर 3 डेनमार्क, नंबर 4 भारत। इसका सही उत्तर होता है जो डेनमार्क की गाय होती है सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करती है, सबसे ज़्यादा दूध देती है कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में किसमें महिला साक्षरता सबसे कम है? इन चारों में से बताना है कि उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जिसमें महिला साक्षरता दर सबसे कम है। नंबर 1 बलरामपुर, नंबर 2
नंबर 1 रामपुर, नंबर 2 बलरामपुर और नंबर 3 श्रावस्ती, नंबर 4 बहराइच। इसका जो सही उत्तर होता है श्रावस्ती जो होता है, इसमें सबसे कम महिलाएँ शिक्षित होती हैं। श्रावस्ती जिले इसमें 34.8% महिलाएँ शिक्षित हैं, केवल कितना 34.8% महिलाएँ, इतनी कम साक्षरता दर। जबकि सबसे अधिक साक्षरता दर की बात की जाए तो जो कानपुर नगर है, कानपुर नगर में जो महिलाएँ होती हैं, वहाँ की महिलाएँ या कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे साक्षरता दर महिलाओं की स्थिति कानपुर नगर में है। अगले क्वेश्चन है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना क्या है? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा निम्नलिखित प्रमुख फसलों से किसकी किस्में? इन चारों में से बताना है कौन-सी किस्में ये सब हैं? सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किसकी किसकी फसलें या कौन-सी किस्म की फसल है? कौन-सी किस्में हैं? किसकी किस्में हैं? शरीफा हुआ, संतरा हुआ, अमरूद हुआ और अंगूर हुआ। इनमें देखा जाए तो अंगूर की जो किस्में होती हैं ये सब हैं। सुल्ताना हुआ, गुलाबी हुआ, काली चंपा हुआ, ये अंगूर की किस्में हैं। किसकी? अंगूर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन-सी इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपको बताना है कि इन चारों में से कौन-सा का इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादन करता है? नंबर 1 तमिलनाडु, नंबर 2 गोवा, नंबर 3 केरल, नंबर 4 महाराष्ट्र। इसका देखा जाए तो सही उत्तर होता है केरल। वर्तमान में देखा जाए अगर इलायची की काली मिर्च की बात की जाए, कहाँ गए? काली मिर्च की बात की जाए तो ये होता है कर्नाटक में सबसे ज़्यादा। कहाँ? कर्नाटक में वर्तमान समय में। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उस समय उसका ऑप्शन होता था केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 से मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 में राज्य दिए गए और उसके दूसरी सूची में जो दी गई सबसे ऊँची चोटी दी गई है। राज्य में दिए गए केरल, नागालैंड, उत्तराखंड और तमिलनाडु और सबसे ऊँची चोटी में दोदा बेट्टा, नंदा देवी, अनाईमुदी और सारामती। इनमें मिलान करना है। देखा जाए तो केरल की अगर बात की जाए तो केरल में सबसे ज़्यादा ऊँची चोटी कौन-सी है? अनाईमुदी। पहले का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। और नागालैंड की बात कीजिए तो नागालैंड में सबसे बड़ी होती है सारामती। कौन-सी? सारामती। इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा लंबी नंदा देवी होती है। और तमिलनाडु की बात की जाए तो इसका दोदा बेट्टा सबसे लंबी चोटी होती है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि पहले का चौथा किसमें है? केरल की बात की जाए तो केली अनाईमुदी। पहला का तीसरा देखते हैं किसमें है? पहले का तीसरा केवल सी वाले ऑप्शन में है देखा जाए तो। ये वाला इसका ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन सही है, उसका सी वाला ऑप्शन सही है क्योंकि केरल में अनायमुदी थी, नागालैंड में जो होता है सारामती थी और उत्तराखंड में नंदा देवी और तमिलनाडु में दोदाबेटा सबसे ऊँची चोटी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन-सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक आपको बताना है। इन चारों में से कौन-सा आयोडीन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है? नंबर 1 जापान, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 चिली, नंबर 4 चीन। इसका सही उत्तर होता है चिली में सबसे ज़्यादा आयोडीन युक्त नमक का उत्पादन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से इसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात न्यूनतम है। आपको बताना है वह कौन-सा ऐसा राज्य है जिसमें ग्रामीण हो चाहे शहरी हो कि उसमें शिशु लिंगानुपात कम है। नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 केरल, नंबर 3 हरियाणा, नंबर 4 जम्मू कश्मीर। इसका सही उत्तर होता है देखा जाए तो हरियाणा राज्य में देखा जाए तो ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में लड़कियों की संख्या या आप कह सकते हैं शिशु लिंगानुपात कम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखें 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक कौन से राज्य में है? नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 पंजाब, नंबर 4 उत्तर प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होता है उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप कह सकते हैं कि लगभग 22 से 23 करोड़ की जनसंख्या यहाँ निवास करती है। उत्तर प्रदेश में 22 से 23 करोड़ जनसंख्या वर्तमान समय में है। इस वजह से ज़्यादा जनसंख्या होने की वजह से ये लोग ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, दूसरा पहला कीट, नंबर 3 कवच वाले जीव और चौथा दिया गया है पहला स्तनधारी। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है उपरोक्त घटनाओं से पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालानुक्रम पर व्यवस्थित कीजिए। आपको जो चारों दिए गए हैं उसमें से बताना है कि सबसे पहले पृथ्वी पर किसका उत्पन्न हुआ था या कौन उत्पन्न हुआ था। इसका बात की जाए तो जो कवच वाले जीव होते हैं ये सबसे पहले होते हैं, उसके बाद पहला कीट होता है, उसके बाद पहला सरीसृप होता है, उसके बाद पहला स्तनधारी होता है। देखिए जाए तो 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है क्योंकि इसमें देखा जाए तो 3 2 1 4 सही है। इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों का बचत निम्न कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? आपको बताना है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा एवं अन्य संसाधनों की बचत कौन सी अवधारणा? नंबर 1 आर्थिक वृद्धि, नंबर 2 आर्थिक विकास, नंबर 3 संपोषणी विकास, नंबर 4 मानव विकास। ये जो व्याख्या करती है, ये परिभाषा करती है वो संपोषणी विकास की परिभाषा करती है। वर्तमान की जनसंख्या के सुखों को त्याग किए बिना भविष्य में ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों का बचत, ये होता है संपोषण विकास की परिभाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1 11 जुलाई, नंबर 2 8 मई को, नंबर 3 5 जून को, नंबर 4 16 अक्टूबर को। इसका जो सही उत्तर होता है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। कब?
11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, इन चारों में से बताना है कौन सा गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नंबर 1 केंद्रीय मंत्रिमंडल, नंबर 2 लोकसभा, नंबर 3 राज्यसभा, नंबर 4 योजना आयोग, अब नीति आयोग जो हो गया है। इसका ये सही उत्तर होता है, गरीबी कल्याण रेखा का निर्धारण जो करता है योजना आयोग करता है। वह योजना आयोग जो अब नीति आयोग का कार्य करता है, नीति आयोग कहा जाता है। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित राज्यों में कौन सड़कों की लंबाई में भारत का प्रथम पायदान है। अब इन चारों में से बताना है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसमें सड़क की लंबाई सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 राजस्थान। इसका जो सही उत्तर होता है कि सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई महाराष्ट्र में पाई जाती है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित में किससे संबंधित है। आपको बताना है जो प्रत्यक्ष कर बोर्ड होता है, डायरेक्ट टैक्स होता है, क्या कोड किससे संबंधित है। इनमें से किन चारों में से किसका कोड संबंधित है। नंबर 1 बिक्री कर, नंबर 2 आयकर, नंबर 3 उत्पाद कर, नंबर 4 सेवा कर। अगर डायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो जो आपके आयकर पे लगता है, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आयकर है आपके, इनकम टैक्स इसी पे लगता है, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है। नंबर 1 एम्स्टर्डम में, नंबर 2 कैनबरा में, नंबर 3 ओटावा में, नंबर 4 नागासाकी में। इसका जो सही उत्तर होता है एम्स्टर्डम जो होता है, इसमें ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय है। ये कहाँ पे है, नीदरलैंड में है। कहाँ है ये, नीदरलैंड में है। नीदरलैंड में एम्स्टर्डम कहाँ है, नीदरलैंड में है। कहाँ है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में है, जो नीदरलैंड में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी क्या है। एबीसी इंडेक्स निम्नलिखित किससे संबंधित है। नंबर 1 कृषि से, नंबर 2 संचार से, नंबर 3 स्वास्थ्य से, नंबर 4 शिक्षा से। इसका सही उत्तर होता है ये स्वास्थ्य से संबंधित है। इससे स्वास्थ्य संबंधित है एबीसी। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग है UNDESA के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। आपको बताना है कि जो संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के जो विभाग होता है, उसके अनुसार देश में आप कह सकते हैं कि देश में कुल कितने प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। इसका देखा जाए तो सही उत्तर होता है इसमें 55% लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो कि 2050 में इसकी संख्या बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2050 में लगभग हो जाएगी लगभग 68%। 68% लोग 2050 तक शहरी क्षेत्रों में निवास करने लगेंगे। कितना, लगभग 68%। अभी कितना है फिलहाल, अभी तो 55% के करीब है लोग शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। आपको इन चारों में से बताना कौन सा द्वितीय प्रदूषक है। नंबर 1 स्मोक, नंबर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 4 फ्लाई एश। इसका जो सही उत्तर होता है ये स्मोक जो होता है ये द्वितीय प्रदूषक है। बाकी ये तीनों जो होता है प्रथम प्रदूषक है, क्योंकि ये जो द्वितीय प्रदूषक है, प्रथम दूषक के बाद इसका निर्माण होता है। इस वजह से इसमें दूसरा पहला जो ऑप्शन होता है स्मोक, ये होता है द्वितीय प्रदूषक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों में किसमें प्रजाति विविधता सापेक्षता काफ़ी अधिक पाई जाती है। आपको बताना है जो प्रजाति विविधता पाई जाती है किसमें, इन चारों में से किसमें सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 गहरे समुद्र में, नंबर 2 उष्णकटिबंधीय वर्षावन में, नंबर 3 कोरल रीफ में, चौथा मरुस्थल में। इसका जो सही उत्तर होता है, देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सबसे ज़्यादा इसकी अधिकता होती है, और उसके साथ साथ कोरल रीफ जो होते हैं इसमें भी इन सबकी सबसे ज़्यादा अधिकता होती है। इसका देखा जाए तो बी और सी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। कौन सा, बी और सी दोनों ऑप्शन सही होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें पूछा कौन सा कीटों से प्राप्त नहीं होता है। नंबर 1 रेशम, नंबर 2 शहद, नंबर 3 लाख, नंबर 4 मोती। इसका सही उत्तर होता है जो होता है मोती जो होता है ये कीटों से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य परिस्थिति में वृक्ष के पत्तों को सरसराहट से डेसिमल स्तर प्रदर्शित करता है। आपको बताना है कि जब पत्तियां सरसराहट की आवाज़ करती हैं तो कितने डेसिमल की आवाज़ आती है। नंबर 1 10 डेसिबल, नंबर 2 20, नंबर 3 60 डेसिबल, नंबर 4 100 डेसिबल। इसका जो सही उत्तर होता है 20 डेसिबल की आवाज़ आती है। कितना, 20 डेसिबल की जब पत्तियां सरसराहट की आवाज़ करती हैं। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 का आयोजन कहाँ किया गया है। आपको बताना है COP21 का आयोजन कहाँ किया गया। नंबर 1 मास्को में, नंबर 2 पेरिस में, नंबर 3 बर्लिन में, नंबर 4 टोक्यो में। इसका सही उत्तर जो होता है पेरिस में COP21 का सम्मेलन किया गया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी। आपको बताना है जब भारत में प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लागू की गई थी। इसका सही उत्तर होता है 2008 में। कब, 2008 में। अगला क्वेश्चन पूछा है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। आपको बताना है सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। नंबर 1 सागरीय महासागर, नंबर 2 वन, नंबर 3 पर्वतीय, नंबर 4 मरुस्थल। इसका सही उत्तर होता है सागरी जो होता है सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सागरी।
अगला क्वेश्चन है इंसिनरेटर्स क्या होता है? अगला क्वेश्चन है इंसिनरेटर्स का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? नंबर 1 कूड़ा कचरा को जलाने के लिए, नंबर 2 कूड़ा कचरा को इसमें रखने के लिए, नंबर 3 हरे पेड़ों को काटने के लिए, नंबर 4 खाद बनाने के लिए। इसका जो सही उत्तर होता है इसमें जो होता है कूड़ा कचरे को जलाने के लिए का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंसिनरेटर्स का। किसका? इंसिनरेटर्स का प्रयोग किया जाता है कूड़ा कचरे को जलाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है अगला क्वेश्चन दिया गया है हरित गृह प्रभाव क्या है? क्या है? हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि, वैश्विक ताप में कमी, सागर जल के ताप में वृद्धि, नदी एवं झीलों के ताप में वृद्धि। इनमें से बताना है कौन सा सही होता है। इसका जो सही उत्तर है वैश्विक तापमान को ये प्रदर्शित करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जिसे कहते हैं। आप क्या कहते हैं ये देखिए इंग्लिश में लिखा है। देखिए हिंदी में अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इंग्लिश वर्जन को एक बार जरूर क्वेश्चन में देख लीजिएगा। जैसे हरित गृह प्रभाव का नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट लिखा गया है। इसका प्रयोग होता है वैश्विक तापमान की वृद्धि। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? आपको बताना है प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग। नंबर 1 ईथेन, नंबर 2 ब्यूटेन, नंबर 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 4 मीथेन। इसका जो सही उत्तर तो प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग होता है मीथेन होता है। कौन? मीथेन। अगला क्वेश्चन है पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों द्वारा विलुप्त होने का एक उत्तरदायी? आपको बताना है कि भारत में ऐसे कौन सी दवा थी जो पशुओं को दी जाता है उसका सेवन से गिद्ध की उसकी संख्या कम आएगी। या जैसे जब कोई पशु को वो इंजेक्शन लगा दिया जाता था, अगर किसी कारणवश वह पशु की मृत्यु हो जाती थी उस शरीर को वैसे फेंक दिया जाता था पहले। उसके बाद वो उस लगे हुए इंजेक्शन के से जो गिद्ध अगर उस बॉडी को खाती थे तो वे गिद्ध लगभग मृत्यु हो जाती थी। वो कौन सी दवा थी आपको ये बताना है। नंबर 1 आइबुप्रोफेन और दूसरा दिया गया है एसिटामिनोफेन और तीसरा दिया गया है एस्प्रिन और चौथा दिया गया है डिक्लोफेनिक। इसका जो सही उत्तर होता है डिक्लोफेनिक ही वह इंजेक्शन था जिसकी सेवन से देखा जाए तो गिद्धों की संख्या कमी हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित देशों में कौन सा 2015 में सर्वाधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जक था? आपको बताना है कि 2015 में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन कौन सा देश कर रहा था? नंबर 1 चीन, नंबर 2 संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 3 भारत, नंबर 4 फ्रांस। इसका जो सही उत्तर होता है चीन देखा जाए तो 2015 में इस कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे अधिक उत्पादन कर रहा था। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन चारों में से बताना कौन सा कथन है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं। नंबर 2 भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी। नंबर 3 भारत आपदा युक्त देश है और चौथा दिया गया है मैंग्रोव चक्रवात का प्रभाव कम करता है। इन चारों में से बताना है कौन सा सही है। देखा जाए तो जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं चाहे भूकंप हो, चाहे सुनामी हो, चाहे जो घटनाएं ऐसी होती है जो विकासशील देश होते हैं, आप कह सकते हैं विकासशील देश के पास उतना पैसा नहीं होता है कि वे सुविधाएं कर लें। जैसे क्या होता है आपदा अगर कहीं भी आ रही है उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। आपदा प्रबंधन के लिए जब कोई आपदा आने वाले है उसके पहले ही उसको कुछ योजना बनाना है, फिर आपदा दौरान करना है, उसके बाद जब आपदा समाप्त हो जाए उसके बाद क्या निर्णय लिया जाएगा, ये 3 स्टेज होती हैं। देखा जाए तो जो विकासशील देश होते हैं उनके पास पैसे नहीं होने की वजह से इनमें सबसे ज़्यादा आपदाएँ आती हैं या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा क्षति होती है। पहला इस वजह से ये कह सकते हैं कि सही है। और जो भोपाल गैस त्रासदी थी मीथेल आइसोसाइनाइड उसमें बनता था, ये मानव की गलती की वजह से ये त्रासदी हुई थी। वो जो चेंबर हुआ था अत्यधिक गर्म हीट हो जाने की वजह से वो फट गया था, इस वजह से ये मानव जनित आपदा थी। और भारत आपदा युक्त देश है। आप कह सकते हैं भारत आपदा युक्त है क्योंकि भारत में आए दिन किसी न किसी चीज़ की आपदाएँ आती रहती हैं। चाहे सुनामी लीजिए, चाहे ले लीजिए बाढ़ आ जाती है, जैसे केरल हुआ, बंग पश्चिम बंगाल हुआ, इन सब क्षेत्रों में बाढ़ आने की अधिक संभावना रहती है, इस वजह से आपदा युक्त है। अगला दिया गया मैंग्रोव चक्रवात के प्रभाव को कम करता है। जैसे जब समुद्र किनारे पे जो मैंग्रोव लगे होते हैं उससे चक्रवात आते हैं तो वो उनकी गति को कम करते हैं, इस वजह से कह सकते हैं कि प्रभाव को कम करते हैं। ये भी ऑप्शन सही होगा। इसमें देखा जाए तो चारों ऑप्शन सही होने चाहिए, लेकिन आपके जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कोई भी नहीं होगा क्योंकि अगर यहाँ देखा जाए तो 1, 2, 3, 4 अगर ये दिया होता तब ये ऑप्शन सही होता है। इस वजह से इसको क्वेश्चन से हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? इन चारों में से बताना है किसका वेग अधिकतम होता है। नंबर 1 कास्मिक किरण, नंबर 2 प्रकाश, नंबर 3 इलेक्ट्रॉन, नंबर 4 पराध्वनि तरंगें। इनमें से बताना है किसका सबसे अधिक वेग होता है। देखा जाए तो जो प्रकाश का वेग होता है सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? प्रकाश की चाल की बात कीजिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये प्रकाश की चाल होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है ग्राफीन होती है। क्वेश्चन है ग्राफीन होती है, आपको ग्राफीन बताना है क्या होता है। नंबर 1 कार्बन के मिश्र धातु, नंबर 2 कार्बन के नैनो प्रतिरूप, नंबर 3 कार्बन का समस्थानिक, नंबर 4 उपयुक्त में से कोई नहीं। जो ग्राफीन होता है इसकी बात की जाए तो ये कार्बन के नैनो प्रतिरूप होते हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जो आपके मोबाइल के डिस्प्ले पे लगे होते हैं वो भी इसी से कार्बन के ग्राफीन से ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। हम चारों में से बताना है कि ध्वनि का वेग किस में सबसे अधिक होता है। निर्वात में, वायु में, जल में और इस्पात में। देखा जाए तो वायु का जो अधिकतम वेग होता है वो इस्पात में सबसे अधिक होता है।
इस्पात में, उसके बाद ठोस वस्तु में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। देखा जाए तो ये जो ध्वनि का वेग होता है गैस में सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, धुआँ में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन-सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? नंबर 1 ओज़ोन, नंबर 2 सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 3 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 4 पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। क्या है? पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। इसका जो डी वाला ऑप्शन होता है यही सही होता है, क्योंकि ये जो आँखों में उत्तेजित करता है पैराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। क्या पुस्तक का नाम है? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। पुस्तक किसने लिखी थी? नंबर 1 स्टीव हॉकिंस ने, नंबर 2 जेवी नार्लिकर ने, नंबर 3 सीवी रमन द्वारा, नंबर 4 एस बोस द्वारा। इसका जो सही एस ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक जो होते हैं स्टीफन हॉकिंस थे। ये आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? नंबर 1 संतरा, नंबर 2 सेब, नंबर 3 गाजर, नंबर 4 आंवला। इसका सही उत्तर होता है आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ग्रहों में कौन सा जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? अगर देखा जाए तो पृथ्वी के बाद कौन सा ऐसा ग्रह होता है जिसमें जीवन अस्तित्व की यह संभावना होती है? नंबर 1 मंगल, नंबर 2 बुध, नंबर 3 शुक्र, नंबर 4 बृहस्पति। इसका सही उत्तर है मंगल पे ये संभावनाएं देखी गई हैं। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आइंस्टाइन को आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? नंबर 1 सापेक्षता के सिद्धांत के लिए, नंबर 2 प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए, नंबर 3 विशिष्ट ऊष्मा के सिद्धांत के लिए, नंबर 4 ब्राउनियन गति के सिद्धांत के लिए। इसका जो सही उत्तर है प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज़ आइंस्टाइन को। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में कौन सा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा, नंबर 2 सौर ऊर्जा, नंबर 3 पेट्रोलियम ऊर्जा, नंबर 4 कोयला ऊर्जा। इसका जो सही उत्तर होता है सौर ऊर्जा से कोई भी प्रदूषण नहीं होता है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये किरणें सूर्य से प्राप्त होती है, इस वजह से इसमें कोई भी अन्य कारक नहीं है। इस वजह से ये कह सकते हैं कि प्रदूषण नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न कौन सा भागों में विभाजित किया गया? आपको बताना है जो आपका डीपीएसपी होता है या नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो कितने भागों में विभाजित है? नंबर 1 समाजवादी, नंबर 2 उदार बौद्धिकतावादी, नंबर 3 गांधीवादी, नंबर 4 सभी। उपरोक्त सभी। देखा जाए तो ये तीनों जो डी भाग हैं इन तीनों भागों में आप कह सकते हैं डीपीएसपी आपका विभाजित है, इसलिए उपयुक्त सभी जो होता है। कुछ देखा जाए तो कुछ जो नीति निर्देशक तत्व हैं आपको गांधीवादी विचारधारा के हैं, कुछ बौद्धिकतावादी के हैं, कुछ समाजवादी प्रभाव पड़ते हैं। इस वजह से में 3 ऑप्शन सही हैं, इसलिए कि जो डी ऑप्शन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया है? इसको अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया। नंबर 1 योजना आयोग को, नंबर 2 वित्त आयोग, नंबर 3 केंद्रीय मंत्रिमंडल, नंबर 4 प्रशासनिक सुधार आयोग। इसका सही उत्तर होता है देखा जाए तो अशोक चंद्रा ने आर्थिक जो मंत्रिपरिषद कहा है योजना आयोग को। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा अशोक चंद्रा ने। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपको पूछा गया है कि जब जनहित याचिका शामिल की गई भारतीय संविधान में उस समय कौन न्यायाधीश थे? नंबर 1 एम हिदायतुल्लाह, नंबर 2 एम अहमदी, नंबर 3 पीएन भगवती, नंबर 4 एएस आनंद। इसका सही उत्तर की बात की जाए तो इसमें चारों में से कोई नहीं थे। अगर देखा जाए तो इसका सबसे पहले प्रयोग किया कौन किया था? प्रयोग करने की बात की जाए तो पीएन भगवती थे। इन्होंने जनहित याचिका को जब शामिल हुआ था सबसे पहले इन्होंने इस्तेमाल किए थे खातून बेगम हुसैन आरा खातून के मामले में इन्होंने इसका प्रयोग किया था। किसने? हुसैना हुसैना हुसैन आरा खातून थी। इनके मामले में इस चीज़ का सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन कौन है? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक कौन है? नंबर 1 राजदीप देसाई, नंबर 2 करण थापा, नंबर 3 कुलदीप नायर, नंबर 4 संजय बारू। इसका जो सही उत्तर होता है जो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर लिखा गया है संजय बारू ने लिखा है। डी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक आपको बताना है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब बैठी थी? नंबर 1 26 नवंबर 1949, नंबर 2 5 दिसंबर 1949, नंबर 3 24 जनवरी 1950 और तीसरा दिया गया है 25 जनवरी 1950। इसका जो सही उत्तर होता है 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है किसे भंग नहीं किया जा सकता है और समाप्त किया जा सकता है। आपको बताना है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। नंबर 1 लोकसभा, नंबर 2 राज्यसभा, नंबर 3 विधानसभा, नंबर 4 विधान परिषद। इसका जो सही उत्तर है विधान परिषद को आप भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त कर सकते हैं। आप कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? इन चारों में से देखा जाए तो इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं होता है। इसका सही उत्तर होता है 2006 में ये मंत्रालय स्थापित किया गया। कब? 2006 में। अगले क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में केंद्र
शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक प्रतिनिधि कितना हो सकता है? आपको बताना है जो लोकसभा में देखा जाए तो केंद्र शासित क्षेत्र जो हैं, उनमें कितने प्रतिनिधित्व हो सकते हैं? नंबर 1 15, नंबर 2 20, नंबर 3 25, नंबर 4 उपरोक्त में से कौन है? इसका जो सही उत्तर होता है इसका 20 जो होते हैं वो सदस्य शामिल हो सकते हैं। अगला ये देखिए आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग आपको बताना है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग बनने में किस नगर से नहीं गुजरता है? इन चारों में से बताना कौन-सा नगर है जिससे नहीं गुजरता है? नंबर 1 फैज़ाबाद, नंबर 2 बस्ती, नंबर 3 आजमगढ़, नंबर 4 मऊ। इसका जो सही उत्तर होता है बस्ती से ये मार्ग नहीं गुजरता है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग। बाकी ये तीनों जो फैज़ाबाद है, आजमगढ़ है, मऊ है, इनसे गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन-सा शुक्ल यजुर्वेद संहिता है? कौन-सा है? इनमें चारों में से बताना कौन-सा शुक्ल यजुर्वेद संहिता नंबर 1 वाजसनेमी, नंबर 2 मैत्रायणी, नंबर 3 तैत्तिरीय, नंबर 4 काठक। इनमें से बताना है इनमें से कौन-सा आपका सही है? इसका देखा जाए तो वाजसनेमी जो होता है सही ऑप्शन होता है। यजुर्वेद की देखा जाए तो यजुर्वेद की 2 शाखाएँ होती हैं, कृष्ण यजुर्वेद कह सकते हैं कि इसमें कृष्ण यजुर्वेद होता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद होता है। क्या होता है? शुक्ल यजुर्वेद। इस जो आपका यजुर्वेद होता है इसकी ये 2 शाखाएँ होती हैं। और जो ये वाजसनेमी जो संहिता है आपको या वाजसनेमी जो होता है शुक्ल यजुर्वेद के से संबंधित है। ये वाला शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे 2 कथन दिए गए इनमें से कथन ए और दूसरा कारण है आपको बताना है भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहा है। कथन क्या दिया है भारत में तुर्की आक्रमण सफल रहा है उसका कारण बताया गया उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। इसका देखा जाए तो इसका सही उत्तर होता है कथन और कारण दोनों सही हैं तथा ए आर की व्याख्या कर रहा है। क्यों सही है? क्योंकि देखा जाए जब तुर्क आक्रमण कर रहे थे भारत की उसमें राजनीति ऐसी थी एक दूसरे राजा एक दूसरे के हित नहीं या कह सकते हैं एक दूसरे की मदद नहीं कर रहे थे इस वजह से तुर्की इसमें आक्रमण करते हैं और वे अपने राजनीति में सफल होते हैं। इसका सही उत्तर है क्योंकि जो कथन है आपका कारण की व्याख्या कर रहे हैं। कैसे आक्रमण करने में सफल होते हैं? क्योंकि जो भारत की राजनीति थी या कह सकते हैं जो भारत के राजाएँ थे, वे एक-दूसरे से लड़ते रहते थे, आपस में अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लगे रहते थे। उन पे जो बाहरी आक्रमण होता था, वे एक-दूसरे की मदद कर देते थे ताकि वे दूसरे राजा को अपने से नीचा दिखा सकें। इस वजह से तुर्की उन पे आक्रमण करते हैं और वे सफल होते हैं। इसका जो कारण होता है, वो स्पष्ट बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्न निम्न मंदिरों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर दिए। नंबर 1 दिया गया बृहदेश्वर मंदिर, नंबर 2 गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर, नंबर 3 महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, नंबर 4 सप्पेगुडा। इनमें से बताना है कौन-सा क्रम पहले है? इसका जो सही उत्तर की बात की जाए तो इनमें देखा जाए तो इसका जो चौथा ऑप्शन सही होता है, ये सबसे पहले ये सही होता है। सप्पेगुडा की बात की जाए तो इसका निर्माण किसने करवाया था? ये बना है मामल्य शैली में। कौन से? मामल्य शैली का इस्तेमाल हुआ है इसमें, मामल्य शैली। जो महाबलीपुरम का तटीय मंदिर इसमें राजबली सिंह शैली है। कौन सी? राजबली सिंह शैली है। और जो गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का इसका निर्माण किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम जो थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ये राजेंद्र प्रथम। और जब बृहदेश्वर मंदिर की बात की जाए तो बृहदेश्वर मंदिर इसका थे राजराज प्रथम। देखा जाए तो ये चोल शासक हुआ करते थे। इसका चौथा ऑप्शन सही होता है। पहले सप्ताएगोड़ा, उसके बाद फिर लेंगे महाबलीपुरम मंदिर का, फिर उसके बाद उसके बाद बृहदेश्वर मंदिर, उसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन है हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी मिलता है? नंबर 1 खारवेल, नंबर 2 अशोक, नंबर 3 हर्षवर्धन, नंबर 4 कनिष्क। इसका जो सही उत्तर होता है खारवेल जो शासक थे उनका अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। कौन थे? खारवेल के जो शासक हैं उनका अभिलेख मिलता है हाथी गुम्फा अभिलेख में। अगला क्वेश्चन देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं कथन और कारण है। 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए दी गई अपनी स्वीकृति वापस कर ली। ये आपका कथन बताया गया है। उसके बाद कारण बताया गया 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने मुस्लिम लीग को शामिल हो गई। इसमें देखा जाए तो कथन और कारण दोनों सही लेकिन जो कथन है आपका उसके कारण की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। वापस क्यों ले लिया इसका कोई कारण नहीं बता रहे हैं जबकि उन्होंने दूसरा कारण बताया है नेशनल अंतरिम सरकार की मुस्लिम लीग में शामिल हो गई है। ये कारण कोई नहीं है कि उन्होंने अपनी स्वीकृति क्यों वापस ली थी। इस वजह से इसका देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन सही हो गया है। कथन और कारण दोनों सही है लेकिन जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं कर पा रहा है। इस वजह से इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्यकाल में मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्रमाण मिलते हैं? नंबर 1 औदे में, नंबर 2 बोरी में, नंबर 3 बागोर में, नंबर 4 लखनिया में। इनका सही उत्तर की बात की जाए तो में इसका उल्लेख मिलता है कि जो मध्यपाषाण काल में पशुपालन के अभिलेख मिलते हैं। कहाँ पे? बागोर में। और अगर बागोर की बात की जाए तो बागोर कहाँ पे है? राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में बागोर क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है 4 में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1 अदीना मस्जिद जो मांडू में दिए गए हैं, लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाज़ा गौड़ और 3 दरवाज़ा दिया गया अहमदाबाद। इनमें से बताना कौन-सा सही सुमेलित नहीं है। इसमें देखा जाए तो जो अदीना मस्जिद है ये पश्चिम बंगाल में है, मांडू में ना होकर ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। ये पश्चिम बंगाल में है। बाकी तीनों देखा जाए तो लाल दरवाज़ा मस्जिद ये जौनपुर में है, दाखिल दरवाज़ा देखा जाए तो गौड़ में है और जो 3 दरवाजे की बात की जाए ये अहमदाबाद में है। इसका पहला वाला ऑप्शन सही है, ये सुमेलित नहीं है। अदीना मस्जिद कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, सुमेलित नहीं पूछा गया है। ध्रुव दास के आगे सामने लिखा है भगत नामवाली और दूसरा नाभा दास के सामने लिखा है भकमाल और रसखान के सामने रसिकप्रिय दी गई और चौथा उस्मान के सामने चित्रावली। इनमें से बताना कौन-सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें देखा जाए तो जो रसखान रसिकप्रिय दी गई है ये सही सुमेलित नहीं है। रसिकप्रिय जो होती है केशवदेव की है, आचार्य केशवदेव की ये रचना है। रसिक प्रिय की रचना किसकी है? आचार्य केशवदेव की। ये रसखान की नहीं, इस वजह से ये सुमेलित नहीं। बाकी जो ध्रुवदास के सामने जो भगवत नामावली ये उनकी रचना है। नाभा दास के सामने जो भक्तमाला है ये इनकी रचना है। उस्मान के सामने चित्रावली ये उनकी रचना है। जो रसिक प्रिय है वो आचार्य केशवदेव की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उत्तर चुनिए। पहले दिए गए हंटर आयोग, नंबर 2 सैडल आयोग, नंबर 3 वुड वुड का घोषणा पत्र, नंबर 4 सार्जेंट योजना। इसका जो सही उत्तर की बात की जाए तो इसमें जो सबसे पहले आया था इसमें सबसे पहले जो आया था वुड का घोषणा पत्र आया था, उसके बाद हंटर आयोग आया था, फिर सैडल आयोग आया था, फिर सार्जेंट आया था। इसके बात की जाए तो देखा जाए तो जो डी वाला ऑप्शन होता है CADD ये आपका सही हो जाएगा है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहले कौन आता है? पहले आते हैं वुड घोषणा पत्र होती है, उसके बाद फिर आते हैं हंटर आयोग होते हैं, फिर उसके बाद सैडल आयोग आता है, फिर उसके बाद सार्जेंट आयोग आता है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? इसकी अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? नंबर 1 भगत सिंह, नंबर 2 विनायक दामोदर सावरकर, नंबर 3 बारिंद्र कुमार घोष, नंबर 4 पूलन बिहारी। इनमें से बताना कौन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? इसकी जो सही उत्तर होता है जो विनय दामोदर सावरकर थे इन्होंने अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चारों में से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है? संथाल के सामने 1855 में विद्रोह हुआ था, कोल के सामने 1831, खासी के सामने 1829 और अहोम के सामने 1815। इनमें से बताना है कौन सा विद्रोह सही सुमेलित नहीं है? अहोम की बात की जाए तो ये 1815 में नहीं हुआ था। अहोम विद्रोह की बात की जाए तो इसका विद्रोह हुआ था 1828 में। कब हुआ था ये? 1828 में हुआ था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? चारों में से बताना कौन सबसे ऊंचा जलप्रपात है? जोग जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, नंबर 3 टाकिम कुंडा जलप्रपात, नंबर 4 केवती जलप्रपात। इनमें से बताना भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इसमें पूछा गया भारत का सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो इसमें जो सबसे ऊंचा जलप्रपात होता है कुंचिकल जलप्रपात होता है। ये होता है कुंचिकल जलप्रपात। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक में कुंचिकल जलप्रपात सबसे ऊंचा भारत का जो अथेंटिक माना गया है। अगला क्वेश्चन देखिए वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है कथन संबंधित है। नंबर 1 थॉर्नवेट, दूसरा कोपेन, नंबर 3 त्रिवार्थ और चौथा स्टैम्प। इनमें से बताना है कौन से इन्होंने अवधारणा दिए थे जलवायु परिवर्तन के सही सूचक है वनस्पति। इसकी जो सही बात की थी कोपेनहेगन ने इसकी सही व्याख्या की है वनस्पति जलवायु परिवर्तन के सही सूचक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित देशों में से किसमें पम्पा घास का मैदान पाया जाता है अवस्थित है? नंबर 1 अर्जेंटीना, नंबर 2 ब्राज़ील, नंबर 3 चिली, नंबर 4 इक्वाडोर। इसका जो सही उत्तर होता है पम्पास घास की बात की जाए तो ये पम्पास घास अधिकांशतः देखा जाए तो अर्जेंटीना में पाया जाता है और इसका कुछ भाग देखा जाए तो ब्राज़ील में भी पाया जाता है। अगर आपसे 2 ऑप्शन अगर जैसे A-B करके ऑप्शन दिया रहे A-B ऐसे उसके बाद फिर B-C दिया रहे फिर C-A दिया रहे ऐसे अगर आपको दिया रहे तो इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही। लेकिन इसमें जो ऑप्शनल आंसर में आया था आपको इसमें अर्जेंटीना आपका सही आंसर माना गया था। जो कि यूपीपीसीएस की फाइनल आंसर किया थी उसमें ए वाला ऑप्शन सही माना गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इन चारों में से बताना कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ मरुस्थल दिए गए दूसरे सामने देश दिए गए। नंबर 1 मरुस्थल के सामने देखा है सोनोरन के सामने संयुक्त राज्य अमेरिका, तकलमकान के सामने चीन और काराकुम के सामने तुर्कमेनिस्तान और गिब्सन के सामने ब्राज़ील दिए गए। इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सोनोरन की बात की जाए तो ये होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में मरुस्थल है। तकला की बात की जाए तो ये चीन और तिब्बत में अवस्थित है। काराकुम की बात की जाए तो ये तुर्कमेनिस्तान है। जबकि गिब्सन की बात की जाए तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। ये ऑस्ट्रेलिया में ना कि ब्राज़ील में। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। गिब्सन जो थे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता मरुस्थल है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला मरुस्थल है, ब्राज़ील में नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए स्वेज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य समुद्र की दूरी कितनी कम गई थी? देखा जाए तो जब स्वेज नहर बन गई थी तो भारत और यूरोप के बीच जो व्यापार होता था कितनी किमी की
दूरी कम हो गई जब इस सुएज नहर बनने से? इसका सही उत्तर होता है 7000 किमी की दूरी कम हो गई। कितनी? 7000 किमी की डिस्टेंस कम हो गई एक नहर बनने से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत मौसम मुख्यालयों को उनकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि जैसे भारतीय जो मौसम मुख्यालय बने थे सबसे पहले कहाँ बने थे, ये कौन से बने थे? इसका सही उत्तर की बात की जाए तो ये देखा जाए तो सबसे पहले कलकत्ता में स्थापित किया गया था, उसके बाद फिर शिमला में, उसके बाद ट्रांसफ़र किया, उसके बाद फिर पुणे में बनाया गया, फिर अंत में देखा जाए तो इस समय नई दिल्ली में है। आपको कहा जाए तो कोलकाता नंबर 1 पे उसका है, शिमला 2, पुणे 3 और नई दिल्ली 4। अब देखते हैं इसके कौन सा है, BCD, इसका चौथा ऑप्शन जो देखा जाए वो सही होता है। सबसे पहले कहाँ होता है? कोलकाता में, फिर शिमला में बनता है, फिर पुणे में, फिर लास्ट में नई दिल्ली में स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन है, मतलब कौन सा सही नहीं है? चारों में से बताना कौन सा सही नहीं है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, ये सही है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। ये दोनों सही हैं। तीसरा देखा जाए, काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है। और लास्ट वाला देखा जाए तो काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्रों में नहीं पाई जाती है, जहाँ पे ज्वालामुखी का उद्गार होता है वहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। देखा जाए तो जो दक्षिण भारत के क्षेत्र हैं वहाँ पे काली मृदा की अत्यधिक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा। आपको बताना है मैकमोहन रेखा किससे संबंधित है, किन देशों के बीच डिवाइड करती है? भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, भारत और नेपाल के बीच। इसका सही उत्तर होता है भारत और चीन के बीच ये सीमा साझा करती है मैकमोहन। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा रेखा साझा करती है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे के आकृति का डेल्टा बनता है? आपको बताना है कि ऐसे कौन सा नदी है जिसके किनारे पे पक्षी के पंजे के आकार के डेल्टा बनता है, आप कह सकते हैं पंजे आकार का डेल्टा। नंबर 1 हांगहो, नंबर 2 नील, नंबर 3 डेन्यूब, नंबर 4 मिसिसिपी। इसका जो सही उत्तर होता है, जो मिसिसिपी होती है, जो कह सकते हैं उत्तर अमेरिका की सबसे लंबी नदी होती है, ये पंजाकार डेल्टा बनाती है मिसिसिपी नदी पे। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि निम्न में से किसका परिणाम है? आपको बताना है जनसंख्या जो बढ़ रही है उसका प्राकृतिक कारण क्या है? नंबर 1 अशोधित जन्म दर, नंबर 2 अशोधित मृत्यु दर, नंबर 3 प्रव्रजन, नंबर 4 विवाह। इसका संयुक्त बात कीजिए तो देखा जाए तो जो इसमें प्राकृतिक वृद्धि दर या जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर किससे होती है? अशोधित जन्म दर से। पहला ऑप्शन भी सही होगा। अशोधित मृत्यु दर से। इसका ए और बी दोनों ऑप्शन सही होंगे। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा है। इसमें डी ऑप्शन सही है। ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखने निम्नलिखित में किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक, आप कह सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, सर्वप्रथम किस विकसित किया था? आपको बताना है एचडीआई क्यों सबसे पहले विकसित किया था? नंबर 1 यूएनडीपी द्वारा, आईएमएफ द्वारा, नंबर 3 यूनिसेफ द्वारा, नंबर 4 अंकटाड द्वारा। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें जो यूएनडीपी होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होता है, ये यूएनडीपी जो होता है, इन्होंने इसका जारी किया था। इसको मानव विकास सूचकांक जारी कौन कर सकता है? यूएनडीपी, ये इसका सूचकांक जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? नंबर 1 मनरेगा, नंबर 2 ट्राइसेम, नंबर 3 काम के बदले आना, नंबर 4 कौशल विकास कार्यक्रम। इसका सही उत्तर बात कीजिए तो इसका सही उत्तर तो मनरेगा जो होता है भारत, कह सकते हैं कि भारत के ग्रामीण रोजगार में सबसे बड़ा कार्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? आपको बताना है लॉरेंज वक्र द्वारा कौन से नापा जाता है। ये क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है लॉरेंज वक्र। नंबर 1 अशिक्षा, नंबर 2 बेरोजगारी, नंबर 3 जनसंख्या वृद्धि दर, नंबर 4 आय की विषमता। इसका सही उत्तर होता है आय की विषमता का जो होता है लॉरेंज वक्र द्वारा नापा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो निम्नलिखित राज्यों में कौन से आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर लेकिन लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे हैं? आपको बताना आर्थिक दृष्टि पे सबसे ऊँचे हैं, लेकिन लिंगानुपात की बात की जाए तो वो सबसे नीचे है। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 पश्चिम बंगाल, नंबर 4 हरियाणा। इसका सही उत्तर होता है हरियाणा में देखा जाए तो जो लिंगानुपात होता है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित करों में कौन सा एक ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है? आपको बताना है जो ग्राम पंचायत होती है कौन से कर लगाती है? नंबर 1 बिक्री कर, नंबर 2 भू राजस्व, नंबर 3 स्थानीय मेलों पर कर, नंबर 4 में से कौन है? इसका सही उत्तर होता है जो पंचायतें होती हैं जैसे आसपास क्षेत्र में मेले का आयोजन होता है वो उस पे टैक्स लगाती हैं। इसका सी वाला ऑप्शन सही होता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कौन सी 5 वर्षों योजना में किसका अध्यय संपोषण वृद्धि होती है? इनमें से बताना कौन सी वो पंचवर्षीय योजना थी जिसका एम था संपोषणी वृद्धि का। नंबर 1 9वीं की, नंबर 2 10वीं, 11वीं, 12वीं में से किसका था? इसका जो सही उत्तर होता है 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो थीम था संपोषणी वृद्धि था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम के विकास के लिए केंद्रित सरकार द्वारा नहीं चुना गया था? इनमें से बताना है कौन सा शहर है जो केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के तहत नहीं चुना गया था? इसका सही उत्तर होता है इलाहाबाद को नहीं चुना गया था, जो इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से नहीं चुना गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण एनएफएचएस 2015-16 के अनुसार वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है?
इसका जो सही उत्तर होता है 2.1 होता है, लेकिन उस समय का देखा जाए तो उस समय जो था 2.2 था 2.2, लेकिन वर्तमान में 2.1 है। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में कौन सी समिति गठित की गई थी? बताना है बीपीएल परिवारों के लिए पहचान के लिए कौन सी समिति गठित की गई? नंबर 1 तेंदुलकर समिति, नंबर 3 सक्सेना समिति, नंबर 4 लकड़ावाला समिति, नंबर 4 हासिम समिति। इसका जो सही उत्तर होता है जो हासिम समिति होती है, इन्होंने बीपीएल परिवार के पहचान के लिए एक समिति बनाई गई थी, हासिम समिति। अगला क्वेश्चन होगा पर्यावरण से संबंधित है। लिखा गया है भारत में बाघ परियोजना कब शुरू किया गया था? आपको बताना है बाघ परियोजना कब शुरू किया। नंबर 1 1968, 1972, 1984, 1993। इसका जो सही उत्तर होता है बाघ परियोजना बाघ परियोजना कब शुरू की गई? 1973 में। कब की गई थी? 1973 में। इसमें ऑप्शन नहीं था, इस वजह से इसे क्वेश्चन को हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवोभ क्या है? मानव जनित जीवोभ का एक उदाहरण है। नंबर 1 जल तंत्र, नंबर 2 घास का मैदान, नंबर 3 वर्षावन, नंबर 4 फसली भूमि। इसका जो सही उत्तर है जीवोभ का उदाहरण कौन सा है? फसली भूमि है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए बिना पानी पिए सबसे अधिक लंबे समय अवधि तक रह सकता है? आपको इन चारों में से बताना है कौन सा वह जीव है जो पानी को काफी लंबे समय तक ना पिए तब भी जीवित रह सकता है। नंबर 1 जिराफ, नंबर 2 ऊंट, नंबर 3 कंगारू, नंबर 4 कंगारू चूहा। इसका सही उत्तर होता है कंगारू चूहा जो होता है इन चारों में से सबसे अधिक दिन तक सर्वाइव कर सकता है बिना पानी के। अगला क्वेश्चन दिया है भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी एनसीएमबी किस शहर में स्थित है? नंबर 1 भावनगर, नंबर 2 जामनगर, नंबर 3 मुंबई, नंबर 4 पुडुचेरी। इसका जो सही उत्तर होता है जामनगर में ये अवस्थित है। कौन सा? भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मेरीन बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किससे संबंधित है? आपको बताएं जो डाचीगम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे अवस्थित है? नंबर 1 कस्तूरी मृग, ये उसमें क्या पाया जाता है? नंबर 1 कस्तूरी मृग, नंबर 2 गोल्डन ओरियोल, नंबर 3 येलो थ्रेटेड मार्टन और चौथा दिया गया हंगुल या कश्मीरी स्टैग। इनमें से बताना है कौन सा पाया जाता है डचिम राष्ट्रीय उद्यान में? इसका जो सही उत्तर होता है डचिम राष्ट्रीय उद्यान देखा जाए तो उसमें पाएगा हंगुल या कश्मीरी टैग हिरन पाए जाते हैं। इसका डी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? नंबर 1 22 मार्च, नंबर 2 22 मई और नंबर 3 दिए गए हैं 23 जून, नंबर 4 दिए गए हैं 16 अप्रैल। इसका जो सही उत्तर होता है 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक है, क्लाइमेटिक है और बायोटिक है और टोपोग्राफी। इसका सही होता है इडेफिक जो होता है मृदा से संबंधित होता है। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित किससे ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? नंबर 1 ट्रोपोस्फियर, नंबर 2 मेसोस्फियर, नंबर 3 स्ट्रेटोस्फियर, नंबर 4 इक्सोस्फियर। इसका सही उत्तर होता है स्ट्रेटोस्फियर में। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वैश्विक ऊष्मन के फल स्वरूप निम्नलिखित में किसकी बारंबारता या प्रचंडता बढ़ जाती है? जब वैश्विक उष्णता होती है इसकी बारंबारता बढ़ जाती है। नंबर 1 केवल केवल चक्रवात की, नंबर 2 केवल तूफान की, नंबर 3 केवल बाउंडर की, नंबर 4 इनमें से देखा जाए तो इनमें से सभी सही होगा। क्योंकि जब वैश्विक तापमान बढ़ता है तो देखा जाए तो चक्रवात की संभावना बढ़ जाती है, तूफान आने की संभावना बढ़ जाती है और बाउंडर भी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं तीनों। इस वजह से इसका सभी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्ववासन संरक्षण नीति है? आप कह सकते हैं एक C2 का उदाहरण नहीं है, सब पूछ रहा है। नंबर 1 जैवमंडल आगार, नंबर 2 वनस्पति बाग, नंबर 3 राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 4 पवित्र वन। इसमें से बताना कौन सा नहीं है। स्व इसमें जो वनस्पति बाग है ये इसका उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण कौन सा परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? नंबर 1 कार्बन मोनोऑक्साइड, नंबर 2 कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड, नंबर 3 ओजोन, नंबर 4 फ्लोराइड्स। इसका जो सही उत्तर होता है ओजोन ये पैदा करती है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए गए हैं? नंबर 1 कृषि क्षेत्र में, नंबर 2 अर्थशास्त्र में, नंबर 3 औषधि में, नंबर 4 शांति में। इसका जो सही उत्तर होता है ये शांति में पाया गया था क्योंकि जो नोबेल पुरस्कार होता है कृषि क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि नहीं दिया जाता है, इस वजह से इन्हें शांति क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग देखा जाए तो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, विश्व में हरित क्रांति के जनक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको चारों में से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पहला दिया गया है रेनेटिंग पनीर दिया गया है, जैव प्रौद्योगिकी दी है प्लाइस्मिस्ट दिया गया है और तीसरा दिया गोल्डन चावल के सामने विटामिन ए दिया गया है और चौथा दिया गया ओजोन परत के सामने ट्रोपोस्फियर दिया गया है। इनमें से बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसका देखा जाए तो इसमें जो ओजोन परत की बात की जाती है ये ट्रोपोस्फियर में नहीं पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है किसमें स्ट्रेटोस्फियर में पाया जाता है। ओजोन परत किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फियर में, ट्रोपोस्फियर में नहीं पाया जाता। इस वजह से बाकी ये जो
रेनिटिन जो होता है पनीर में पाया जाता है, जो प्रौद्योगिकी प्लास्मिड में होता है, और गोल्डन चावल में जो होता है विटामिन ए पाया जाता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन पूछा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से भी ध्यान से पढ़ेंगे, सुमेलित नहीं पूछा गया है। बांदे राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। इसमें देखा जाए तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में है। सिमली राष्ट्रीय सिमली राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए तो ये कहाँ है? उड़ीसा में है। जबकि बांदे राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, मानस असम में है, पेरियार जो होता है केरल में है, जबकि सिमलीपाल जो होता है उड़ीसा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जेवी नार्लिकर कौन है? जेवी नार्लिकर के अनुसार विज्ञान नहीं माना गया है, अभी तक विज्ञान नहीं माना गया है। नंबर 1 ज्योतिष को, नंबर 2 खगोलकी को, नंबर 3 ब्रह्मांडिकी को, नंबर 4 नैनो प्रौद्योगिकी को। इसको जो सही उत्तर होता है, इसमें जो ज्योतिषी होता है इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया। किसके अनुसार? जेवी नार्लिकर के अनुसार इसको विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म कौन है? विल्हेल्म रॉन्टजेन ने किया था। नंबर 1 रेडियो का, नंबर 2 एक्सरे मशीन का, नंबर 3 बिजली के बल्ब का, नंबर 4 उपयोग में से कौन है? इसका सही उत्तर होता है जो एक्सरे मशीन है उसकी खोज कौन थे? विल्हेल्म रॉन्टजेन थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस वजह से इसका बी वाला ऑप्शन सही होता है, एक्सरे की खोज किए थे उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डीएनए में द्विकुंडली संरचना किसके द्वारा की गई थी? नंबर 1 जैकब एम मोनोड द्वारा, नंबर 2 वाटसन एंड क्रिक द्वारा, नंबर 2 एच.जी. खुराना द्वारा, नंबर 4 उपनिवेश से कोई नहीं। देखा जाए तो जो डीएनए आप ऐसे-ऐसे करके देखे होंगे, उसमें जो ऐसे ये आकृति होती है, इसकी ये जो संरचना होती है वो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। ये संरचना वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, इसका बी ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसका ऊर्जा अधिकतम होता है? इन चारों में से बताना किसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। नंबर 1 दृश्य प्रकाश, नंबर 2 अवरक्त किरणें, नंबर 3 पराबैंगनी किरणें, नंबर 4 एक्स किरणें। इसका जो सही उत्तर होता है, एक्स किरणों की सबसे अधिक होती है चुंबकीय विकिरण सबसे अधिक होते हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, मीथेन निम्नलिखित में किससे निकलती या उत्सर्जित होती है? नंबर 1 केवल धान के खेतों से, नंबर 2 केवल दीमक की बांबी से, नंबर 3 ए बी दोनों से, उपयोग में से किसी नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, जो मेथेन गैस होती है इसमें देखा जाए तो दोनों सही होता है। धान के खेतों में से निकलता है, दीमक के बांबी से निकलता है, और देखा जाए तो जो जब जानवर जुगाली करते हैं तब भी मीथेन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन देखें क्या है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों में से कौन अर्धचालक है? नंबर 1 एल्यूमिनियम, नंबर 2 सिलिकॉन, नंबर 3 चांदी, नंबर 4 सीसा है। इसमें से देखा जाए तो इसका सही उत्तर होता है सिलिकॉन जो होता है ये एक अर्धचालक है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना, आपको संविधान की जो प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समानता की बात करता है, और भ्रातृत्व की बात करता है। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें देखा जाए तो जो बात की जाए तो 3 प्रकार का न्याय होता है, स्वतंत्रता जो होती है 5 प्रकार की होती है, समानता 2 प्रकार की होती है, और भ्रातृत्व 1 प्रकार की होती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है वो कौन-कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष की बात की जाए तो कौन थे? या उपसभा की बात की जाए, नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 1 अरविंद पनगड़िया, नंबर 2 रघुराम राजन, नंबर 3 चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, और चौथा दिया गया राजीव कुमार। इसका जो अरविंद पनगड़िया थे वे नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। ये वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम भाषा के आधार पर उसका पहला राज्य बना था? आपको बताना है भाषा के आधार पर कौन सा पहला राज्य बना था। इसका सही उत्तर होता है आंध्र प्रदेश जो होता है, ये पहला राज्य बना था। 1953 में उसकी मांग हो गई थी। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधानेतर संस्था है? कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? नंबर 1 संघ लोक सेवा आयोग, नंबर 2 वित्त आयोग, नंबर 3 निर्वाचन आयोग, नंबर 4 नीति आयोग। इसमें जो सही उत्तर होता है, इसमें नीति आयोग जो होता है ये संविधान वेत्तर है, बाकी जो होता है सब संवैधानिक आयोग है। अगला क्वेश्चन देखिए, सरकारी आयोग को संस्तुतियां निम्नलिखित में किससे संबंधित है? नंबर 1 राजस्व का वितरण, नंबर 2 राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, नंबर 3 संसद की सदस्यता, नंबर 4 केंद्र एवं राज्य संबंध। इसकी बात की जाए तो ये जो सरकारी आयोग के केंद्र राज्य संबंध से इसका संबंध है। डी वाला ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश से प्रारंभ की गई? नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन यूके से, नंबर 2 बेल्जियम से, नंबर 3 फ्रांस से, नंबर 4 स्विट्जरलैंड से। इसकी सही बात की जाए तो जो संसदात्मक व्यवस्था है ये ब्रिटेन में अपनाई गई थी सबसे पहले, जो ब्रिटेन से भारत में भी अपनाई गई है। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संबंध राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? आपको बताना है राज्यसभा का कौन सा एक अनन्य अधिकार। नंबर 1 राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, नंबर 2 सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपदस्थ करने हेतु कार्रवाई करना, नंबर 3 एक नई अखिल भारतीय सेवक सृजन हेतु संस्तुतिकरण, नंबर 4 कहीं इसका सही उत्तर होता है जो राज्यसभा का एक अनन्य अधिकार होता है एक नई अखिल भारतीय सेवक सृजन हेतु संस्तुतिकरण। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता का प्रावधान किया गया है? आपको देखा जाए तो ये तो पता है कि संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान संसद संशोधन कर सकती है।
अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 द्वारा बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। इसका सही उत्तर होता है अपने 2/3 बहुमत द्वारा, इसका साधारण बहुमत द्वारा कह सकते हैं, 2/3 बहुमत द्वारा इसका संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, बिना अनुमति के कितने दिन सदन की अनुपस्थिति रहने पर किसी संसद की अयोग्य घोषित किया जाता है? इसका सही उत्तर होता है 60 दिन। अगर वो बिना बताए सदन में 60 दिन अनुपस्थित हो तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास उड़ाया था? नंबर 1 लॉर्ड डफरिन, नंबर 2 लॉर्ड कर्जन, नंबर 3 लॉर्ड मिंटो, नंबर 4 लॉर्ड लैंसडाउन्स। इसका जो सही उत्तर होता है, ये लॉर्ड डफरिन थे। इन्होंने ये टिप्पणी की थी कि कांग्रेस जो होता है अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ढींग एक्सप्रेस क्या है? ढींग एक्सप्रेस के बारे में बताना है। ढींग तथा कोलकाता की मध्य रेलगाड़ी नंबर 1 है। हिमा दास का मुँहबोला नाम है। पलवल तथा कुंडली के बीच एक्सप्रेसवे नंबर 3 लोकप्रिय पत्रिका है। इसका सही उत्तर होता है जो ढींग एक्सप्रेस है, ये हिमा दास का मुँहबोला नाम है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखा जाए तो जो मेरी कॉम है को हाल ही में सितंबर 2000 इसमें देखा जाए तो मेरी कॉम को पूछा गया किसका उस समय ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। देखा जाए तो उस समय उनको बीएसएनएल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, समलैंगिक संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय निम्न किससे संबंधित है? नंबर 1 है भारतीय दंड संहिता की धारा 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 377, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 277, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होता है, समलैंगिकता संबंधित सर्वोच्च न्यायालय जो निर्णय दिए थे भारतीय दंड संहिता के धारा जो 377 थी उसको समाप्त किए हैं। कितनी? दंड संहिता की धारा 377। अगला क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो ब्रह्मोस है निम्न किससे संयुक्त कार्यक्रम से बना है? आपको बताना है जो ब्रह्मोस मिसाइल है किससे सहयोग से बने हैं? नंबर 1 भारत और रूस। देखा जाए तो भारत और रूस के सहयोग से बने हैं। भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की जो मास्को नदी है उससे संबंधित मिली है। भारत और रूस के सहयोग से बने हैं भारत की ब्रह्मपुत्र, और जबकि रूस का मास्को नदी से संबंधित बना है। अगले क्वेश्चन दिए है, ये काफ़ी चर्चा में रहा था, पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए निम्न किन देश के प्रधानमंत्री को 10 वर्षों की जेल की सजा हुई थी? ये देखा जाए तो आपके पाकिस्तान थे। अगला क्वेश्चन, हाँ, ये देख लेते हैं। सूची को सूची देशों से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए कूट को सूची 1 में दिए गए दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश कौन थे और उनके राज्य? आपको बताना है कि जो धनंजय हैं, उनका धनंजय जो थे वो कुस्तलपुर थे। उनका संबंध किससे था? पहले का तीसरा कुस्तलपुर से था। और नीलराज के संबंध की बात की जाए तो ये नीलराज थे अमुक्त से। कहाँ से? अमुक्त से। और उग्रसेन की बात की जाए तो उग्रसेन कहाँ थे? वालक्का से। और विष्णु गोपाल की बात की जाए तो कौन सा बचा? अंत में कंची बचा है। अब देख लेते हैं इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा। तो इसमें किसमें पहले का तीसरा किसमें है? इसका सी वाला ऑप्शन सही है। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, इसका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? आपको 4 ऑप्शन देने में से बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। नंबर 1 कालीबंगा, नंबर 2 लोथल, नंबर 3 आलमगीरपुर, नंबर 4 हुलास। इसका जो सही उत्तर होता है देखा जाए तो आलमगीरपुर और जो हुलास होता है ये उत्तर प्रदेश में 2 स्थल है। लोथल की बात की जाए तो ये गुजरात में, कालीबंगा की बात की जाए तो ये राजस्थान में है। अब आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आप 150वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? नंबर 1 श्रेणी, नंबर 2 नगरम, नंबर 3 नाना देशी, नंबर 4 मणिग्राम। इसका जो सही उत्तर होता है, इसमें देखा जाए तो जो नाना देशी थे ये भी कह सकते हैं विदेश व्यापार से संबंधित है, और मणिग्राम ये कह सकते हैं सी और डी, इसके दोनों ऑप्शन सही थे। इस प्रकार देखते हैं हम लोग यूपीएससी का 2018 में जो प्रीवियस पेपर हुआ था, या कह सकते हैं जो पेपर हुआ था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।